हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के इस ब्यूटीफुल, शानदार एवं जानदार क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उस क्लास में हमने डिस्कशन किया था बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, यानी जिससे हम लोग कह रहे थे यहाँ पे अदिश गुणनफल के बारे में। अब यहाँ पे जो आपकी अगली क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट को एक नाम से हम और जानते थे, क्या था वो? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट गुणनफल। अब आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए एक बार डिस्कशन कर लेते जो कल हमने डिस्कस किया था कल टॉपिक। तो कल बेसिकली हमने बात किया था डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जहां डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर ए और बी हैं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अगर इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट लगा देंगे ऐसे, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों के परिमाण a इंटू बी। मान लीजिए उनके बीच का कोण क्या है? थीटा है, तो कॉस थीटा। ये क्या कहलाता है आपका? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, या इसे और नाम से क्या जानते हैं हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है ना। कल एक सवाल मैंने आपसे करवाया था, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया बच्चों, करेक्ट कर लीजिए आप लोग। सवाल क्या था यहाँ पे कि मैंने आपसे बोला था दो समांतर सदिश हैं तो उनका यहाँ पे अदिश गुणनफल क्या होगा, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस सवाल को सही कर लीजिए बच्चों आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या है भाई, कॉस जीरो का मान क्या होगा? देखिए दो समांतर सदिश ए और बी है, ए और बी दो समांतर सदिश हैं। इनके बीच का कोण क्या बन रहा है भाई? समांतर ऐसे है, कोई कोण बनेगा क्या? नहीं बनेगा, 0 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। तो cos जीरो का मान क्या होता है? cos जीरो का मान होता है 1। और cos जीरो का जब मान 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर भाई? cos जीरो का मान 1 होता है तो cos जीरो का मान जैसे 1 रखेंगे तो क्या बचेगा? a v। भाई cos जीरो का मान 1 होता है इंटू 1, भाई इंटू 1 हो जाएगा आपका। तो बचेगा केवल केवल क्या यहाँ पे? ए बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए बी होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो मैंने जीरो लगवा दिया था इसको सही कर लीजिए। और एक ऑप्शन आपका यहाँ पे ये भी है, क्या है वो? एक ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बी भी है, ए बी। सो ए बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। तो सही कर लीजिएगा आप लोग इस सवाल को, है ना। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें आपको और बताया था कि अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट में, यानी कि अदिश गुणनफल में, जो आपका अदिश गुणनफल होता है उसमें तीन चीजें मैंने आपको बताया था भाई। देखो तीन एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड, और तीनों डायरेक्शन में इनके यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक बच्चों आई कैप है और जे कैप है, अगर इन यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट ले, दो लंबकोणीय यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट ले, तो इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। कल मैंने आपको बताया भी था प्रूफ करके कैसे होता है भाई। दो लंबकोणीय यानी परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर्स है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। कैसे होता है आप लोग कर भी सकते हैं यहाँ पे, आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा भाई? दोनों के बीच कोण क्या है? 90 डिग्री। तो आई जे कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है शून्य। दिस मीन्स कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? शून्य हो जाएगा। तो आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई, इसका मान क्या होगा? जीरो होता है। यानी दो लंबकोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। और अगर समान लंबकोणीय सदिश है, समान लंबकोणीय सदिश है, अगर आपको निकालना है यहाँ पे आई डॉट आई निकालना है, तो भैया आई और आई के बीच में कोई कोण बनेगा क्या? नहीं बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। तो आई डॉट आई अगर आप निकालेंगे, आई डॉट आई बराबर, आई का मान क्या होता है? 1 होता है भाई। यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है? 1। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण 1 को यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो 1 इंटू 1 इंटू कोण क्या बन रहा है आपका? 0 डिग्री। तो क्या मान हो जाएगा इसका भैया? cos जीरो का मान 1 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको कल यहां तक बताया था। क्लियर? मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी ए और बी है, दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे ए और बी हैं, इनके एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में जो वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटी जो वो ए एक्स है, ए वाई ए जेड है, बी एक्स बी वाई बी जेड है। अगर आपको इन दोनों का
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना भैया, ए डॉट बी कर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, हाँ कि ना। अब मैंने आपको क्या बताया पीछे अभी कि आई डॉट आई ही केवल एक होता है, जे डॉट जे का मान ही एक होता है, के डॉट के का मान एक होता है, बाकी इसके अलावा जितने सारे गुणनफल होंगे सारे का मान शून्य होगा। जैसे जैसे बच्चों अगर हम क्या करें, ये आई का गुणनफल यहाँ पे आई डॉट जे करें और या आई डॉट के करें, तो क्या इसका कोई मान आएगा, नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप यही दोनों केवल गुणनफल होंगे, तो पहला हो जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स, उसके बाद दूसरा ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ए वाई बी वाई हो जाएगा। ऐसे ए जेड के कैप और बी जेड के कैप, तो ए जेड बी जेड हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान एक होता है, बल्कि उसके अलावा जितने भी सारे गुणनफल आपको मिलेंगे आई डॉट जे हो जे डॉट के हो के डॉट आई हो, इनका मान शून्य होता है। क्लियर है ये बात सबको, आ जाइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इन सवालों को। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या है सवाल कि एक बल है, एक बल है कितना 4i कैप प्लस 2j कैप, एक बल है 4i कैप प्लस 2j कैप, एक द्रव्यमान पर कार्य करके उसे यस बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप विस्थापन उत्पन्न करवाता है। भाई ऐसे कोई एक द्रव्यमान की एक ऐसे बॉडी है, एक ऐसे द्रव्यमान की एक ऐसे बॉडी है, इस पे एक बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है, ऐसे एक बल कार्य कर रहा है। इस बल के बारे में क्या दिया गया है आप लोगों को कि जो ये बल कार्य कर रहा है, ये जो बल कार्य कर रहा है इसका मान कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप, कितना है ये 4i कैप प्लस 2j कैप, और कितना विस्थापन उत्पन्न कर रहा है भैया, कितना विस्थापन, बल लगा के खींचेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ये, या ढकेलेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ये। कितना विस्थापन उत्पन्न करवाता है, कितना विस्थापन उत्पन्न करवा रहा है यहाँ पे 3i कैप माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप। जहां f बच्चों न्यूटन में है और s मीटर में है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना कार्य किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा भाई, बल लगा के हम किसी बॉडी को अगर डिस्प्लेस करवाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, वो कार्य कितना होगा वही आपको ज्ञात करना है। अब आपको पता है जो कार्य का फॉर्मूला होता है, पहले तो गिवन डेटा देख लेते क्या क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर। गिवन डेटा में क्या दिया है, वेक्टर f बराबर कितना दिया गया है आपको 4i कैप प्लस 2j कैप, और वेक्टर यस का मान क्या दिया गया, विस्थापन का मान 3i कैप माइनस 2j कैप। किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, है ना। तो बच्चों किया गया कार्य क्या होता है, वर्क, वर्क बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, तो एफ डॉट यस यही होता है आपका वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस। अब वैल्यू पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4i कैप प्लस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप। अब देखिए गुणा कर लीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो i का i के साथ, j का j के साथ, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे। तो i का i के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 4 3 12, 4 3 12 माइनस, देखो माइनस क्यों लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया बच्चों आपका 8 जूल, कितना जूल 8 जूल आ गया। सो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, किया गया कार्य कितना होगा 8 जूल होगा। इस सवाल का आंसर आपका क्लियर। आ जाओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे आपके समक्ष, आइए देखते हैं इस सवाल को। दिया गया है आपको एक वेक्टर a बराबर इतना है यानी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस p के कैप, और वेक्टर b क्या दिया गया आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
ये दोनों आपस में लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब कि ऐसे जैसे DRS लिया जाता है ना, DRS परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, लंबवत हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर हैं। भैया परपेंडिकुलर है तो कितना कोण बनेगा, देखो कितना कोण बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हैं। तो एक वेक्टर इसको हम ऐसे मान लेते हैं, एक वेक्टर ये हो गया आपका, एंड दूसरा वेक्टर ये हो गया, ए और बी है ऐसे एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसे लंबवत। थीटा बराबर कितना बन रहा है दोनों के बीच का कोण, 90 डिग्री बन रहा है। ये वेक्टर ए हो गया एंड दिस इज वेक्टर बी हो गया, लंबवत हैं। कितना कोण बनेगा बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। तो कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक दूसरे के ये लंबवत हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर हैं, तो इन पी का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले गिवन डेटा नोट कीजिए। तो गिवन डेटा में आपको क्या दिया गया है साथियों, देखिए ध्यान से सभी लोग। भाई गिवन डेटा में वेक्टर ए का मान कितना दिया गया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस पी के कैफ। और वेक्टर बी का मान क्या दिया गया है, वेक्टर बी का मान दिया गया i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ, 2k कैफ, यही दिया गया है। क्या यही दिया गया है बच्चों? क्या कह रहा है आपसे कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब भैया, लंबवत होने का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो भैया कॉस 90 हो गया यहाँ पे, और कॉस 90 का मान क्या होता है, शून्य। कॉस 90 का मान होता है शून्य, तो ए बी इंटू 0 हो गया, मीन्स पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। ओ माई गॉड, ये तो एकदम क्या हो गया बच्चों, चमत्कार हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब भैया आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पी का मान निकालना है। वैल्यू पुट करिए इस समीकरण में और सॉल्व कर लीजिए, मान निकल जाएगा। तो वेक्टर ए का मान कितना दे रखा है आपको, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस पी के कैप। कितना दिया है ये, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस पी के कैप डॉट वेक्टर बी का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बराबर 0। बच्चों i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बाकी सारा 0। तो 2i है यहाँ पे बच्चों, i ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगा के, तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस यहाँ पी के कैप है, यहाँ 2k है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 2p हो जाएगा। तो 2p बराबर 0 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, p का मान निकल जाएगा आपका। तो 2 में से 8 गया बच्चों, -6 बचेगा, यानी कि -6 प्लस 2p बराबर 0, या 2p बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग 6। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 6/2, यानी p बराबर क्या निकल गया आपका 3। तो p विल भी क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। p का मान कितना निकल जाएगा साथियों, यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो p आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखिए कंडीशन दे रखा था आपको कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर है। आपने रखा cos 90 का मान 0 हो गया, a डॉट बी निकाल लिया आपने, p का मान आपका ऑटोमेटिकली मिल गया जब 90 डिग्री पर है एक दूसरे के। क्लियर है बात सबको? आ जाइए अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए इस सवाल पे देखिए। कह रहा है इस सवाल में कि एक वेक्टर p दे रखा है आपको यहाँ पे i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर q दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। कितना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो फिर कह रहा है इन दोनों का जो योग है, यानी p प्लस q का एकांक वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। p प्लस क्यू का यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। सवाल समझ में आए क्या कह रहा है कि वेक्टर p बराबर इतना है, वेक्टर q बराबर इतना है, तो वेक्टर p प्लस क्यू दोनों का जो योग होगा p प्लस क्यू होगा, उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक चीज बताया था आपसे कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी a है, वेक्टर क्वांटिटी a है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है,
इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, तो ए कैप बराबर क्या होता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए, यानी उसका मापांक ले लेंगे, यही होता है क्या। अब यहां वेक्टर ए बराबर कितना है बच्चों, p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू का अगर मापांक लेंगे आप, p प्लस क्यू का मापांक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर p प्लस क्यू अपॉन में वेक्टर p प्लस क्यू का मॉडुलस ले लेंगे हम लोग, है ना। ऐसे ही तो करेंगे सॉल्व भाई, ए की जगह पे क्या है, p प्लस क्यू दे रखा है अब आपको, बस यही चीज यहाँ पे चेंज है आपका, है ना। तो आइए देखते हैं गिवन डेटा में क्या क्या दे रखा है, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। सो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, वेक्टर p बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर q बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, यही दे रखा है ना। दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग भाई p प्लस क्यू, योग निकाल लीजिए, तो योग क्या हो जाएगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर क्या हो जाएगा भैया, i यहाँ पे देखो i कैप है माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर p हो गया, प्लस का साइन लगा के जोड़ दीजिए तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, है ना। देखो यहाँ i है यहाँ 2i है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 3i, i और 2i बराबर क्या हो जाएगा आपका 3i कैप, यहाँ माइनस जे और यहाँ माइनस 3j, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस मिलके बढ़ जाएंगे भाई, आप रेडी हो और रेडी हो जाएंगे, तो माइनस 4j कैप, यहाँ 2k कैप है वहां पे प्लस k कैप है, तो मिल करके क्या हो जाएगा आपका 3k कैप। तो ये किसका मान निकल गया बच्चों, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मान निकल गया, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मान निकल गया, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे वेक्टर p प्लस q का मान मालूम चल गया आपको, यूनिट वेक्टर का मान निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मापांक निकाल लेंगे, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बच्चों, तो मॉड्यूलस का मान निकालिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। तो वेक्टर p प्लस क्यू का मापांक, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड्यूलस निकालेंगे, ऐसे मापांक बच्चों क्या निकालेंगे आप, मापांक या मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड्यूलस तो क्या हो जाएगा भैया, क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट x वाले टर्म का स्क्वायर प्लस y वाले टर्म का स्क्वायर प्लस z वाले टर्म का स्क्वायर, तो ये कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 4 है माइनस साइन के साथ, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, भैया माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 4 जा 16 प्लस 9, जोड़ लेंगे सबको तो क्या हो जाएगा, ये 16 9 25 और 25 9 34, तो अंडर रूट कितना आ गया यहाँ पे 34। तो वेक्टर p प्लस क्यू का जो मापांक है कितना आ गया 34 अंडर रूट में। क्लियर है बात सबको, तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मापांक कितना आ गया, मॉड्यूलस अंडर रूट 34 यानी 34 आ गया है। अब आपको वेक्टर p प्लस क्यू का मान पता है और वेक्टर p प्लस क्यू का मॉड्यूलस पता है, दो चीजें पता है भाई, एक आपको ये पता है एक ये पता हो गया है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मान क्या होगा, रख दीजिए फार्मूले में वैल्यू, तो यूनिट वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर p प्लस वेक्टर q का यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो फार्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर बताया आपको, यानी वेक्टर p प्लस वेक्टर q का यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर p प्लस वेक्टर q अपॉन में दोनों का मॉड्यूलस ले लेंगे योग करके मापांक। तो ऊपर में क्या है वैल्यू बच्चों, यहाँ पे ऊपर का मान क्या दे रखा है आपको, वेक्टर p प्लस वेक्टर q 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो ये कितना मान है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप
प्लस 3k कैप अपॉन में इसका मापांक कितना दे रखा है आपको, √34, √34 दे रखा है। अलग अलग कर लीजिए, आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा अलग अलग करके इकट्ठा करके लिख दीजिए, अलग अलग कर लीजिए ला करके इनको, है ना। अलग अलग करने का मतलब कि जो √34 है उसे सब में भाग कर दीजिए। तो वेक्टर p प्लस क्यू का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 3 अपॉन में √34 आई कैफ माइनस 4 अपॉन में √34 का जे कैफ प्लस 3 अपॉन में √34 का बच्चों के कैप। यही हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये निकल गया आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मान। समझ में आ गया सबको, यही आपका आंसर है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर पता होना चाहिए, अपॉन में उसका मापांक पता होना चाहिए। वही हमने यहाँ पे ज्ञात किया, पहले वेक्टर उसके अपॉन में मापांक सॉल्व किया, तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। सो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी सदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। इसे एक नाम से हम लोग और जानते हैं, वो नाम क्या है यहाँ पे, वो नाम है साथियों आपका क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा नाम, एक नाम से इसे और जानते हैं, और उसे वो नाम क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम देते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल। तो इसे एक नाम से यही और जाना जाता है, क्रॉस गुणनफल के नाम से। मान लीजिए साथियों यहाँ पे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं ए और बी। दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं आपके समक्ष, ए और बी ऐसे हैं, ठीक है ना। दो वेक्टर ए और बी हैं। दो वेक्टर ऐसे आपके समक्ष ए और बी दे रखे हैं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ऐसे बी है। दो वेक्टर ऐसे आपको दिए गए हैं। क्लियर है ना ये बात सबको भाई। एक वेक्टर आपका ये ए है, दूसरा वेक्टर आपका ये बी है। मान लीजिए इनके बीच का कोण क्या है साथियों, थीटा है। इनके बीच जो कोण बन रहा है ये थीटा है, इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों जो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे जब आप लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो क्रॉस का साइन आ गया ना, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ए बी साइन थीटा, वहां पे कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे यन कैप भी आ जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। तो यन कैप क्या है आपका यहाँ पे, यन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसके बारे में समझते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो आपके दोनों यहाँ पे वेक्टर्स बने हुए हैं ना, दोनों वेक्टर्स, इनको इस तरह से आप एक्सटेंड करिए कि एक सरफेस का निर्माण करें, एक सरफेस का निर्माण करें। जैसे ये वेक्टर ए है, हमने इसको एक्सटेंड किया इस प्रकार से, इसको एक्सटेंड किया इस प्रकार से, ठीक। ऐसे दूसरा वेक्टर ये था, इसको हमने आगे बढ़ाया इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। देखिए ध्यान से भी बताता हूं मैं आपको भाई, कुछ इस तरह से है ये, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हैं। ये दोनों मिल, ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, एक सरफेस का निर्माण कर रहे हैं। ये सब मिल करके बच्चों, ये मिल करके एक सरफेस का निर्माण करें। देखिए भाई एक सतह तो दिख रही है ना, एक भुजा ये हो गई, एक ये आर्म हो गई, ये दूसरी आर्म हो गई, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। इन्हीं को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो एक सरफेस का निर्माण हो गया। ए और बी के द्वारा एक सतह का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक सरफेस बन के तैयार हो गया, किसके द्वारा, ये ए वेक्टर हुआ ए व बी के कारण, सतह के कारण से एक सरफेस का निर्माण हो गया। भाई एक रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए एक भुजा ऐसे है, दूसरी भुजा ऐसे है, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है। इन्हीं को हम लोग ऐसे जोड़ दें, अगर जोड़ दें तो क्या होगा,
भाई रेक्टेंगल मतलब क्या हो गया, एक सरफेस बन के तैयार हो गया, एक सरफेस बन के तैयार हो गया, तो उसी सरफेस के बारे में बात करें, सतह बन के तैयार हो गया। तो यहां पे बच्चों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन बच्चों हम क्या करते हैं, दाएं हाथ के पेंच के नियम से निकालते हैं। कैसे, जो बच्चों हमारा यहाँ पे ये जो क्या नाम है, हमारी जो अंगुलियां है ना, अंगुलियों को क्या करें, इस वेक्टर पे रखें, जो हमारा वेक्टर है इसको बच्चों इस तरह से घुमाएं, इस वेक्टर को हम लोग इस तरह, इस हाथ को इस तरह से घुमाएं कि जिसके साथ में हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, तो जो अंगूठे की दिशा होगी, जो बच्चों यहाँ पे अंगूठे की दिशा होगी, जो अंगूठे की दिशा होगी वो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है। वो यहाँ पे क्या करती है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को बताती है। किस प्रकार से हो जाएगा, अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, भाई इन दोनों के लंबवत हो जाएगा ना, इस सरफेस के लंबवत। तो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। तो यही बच्चों आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर की बी की भी दिशा होती है, और यही यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन आपकी होती है। कैसे निकाला मैंने, फिर से समझिए आप लोग। एक वेक्टर ये ए था और दूसरा वेक्टर बी था, इनको मिलाते हुए मैंने एक सरफेस का निर्माण किया, सतह का निर्माण किया। कुछ इस तरह से आप लोग मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए फोन है मेरा, ठीक है ना, इसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। हमने क्या किया, इसको इतना आगे एक्सटेंड कर लिया, इतना इधर एक्सटेंड कर लिया, तो एक सरफेस का निर्माण हो गया। मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, ऐसे हाथ रखा, इस तरह से घुमाया यहाँ पे कि दूसरे वेक्टर के साथ में जाके ऐसे मिला रहे हैं, यहाँ से घुमा रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, जिसके साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, या यहाँ पे बच्चों जिसका सदिश गुणनफल लेना जिसके साथ में, तो ए और बी ऐसे घुमाया मैंने। तो जो अंगूठे की दिशा होती है, अंगूठे की दिशा वही दर्शाती है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। इतनी सी बात सबको क्लियर है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं अब। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट यानी जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी दो सदिश राशियों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वह गुणनफल होता है जब उनसे हमें एक और सदिश राशि प्राप्त हो। उन दोनों के गुणनफल से अगर हमें यहाँ पे सदिश राशि ही मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश हो तो ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या इसे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ए और बी ऐसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू यन कैप। यन कैप दर्शाता है यहाँ पे कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी या यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। झम क्लियर है यहाँ तक सबको, है ना, इतनी सी बात सबको क्लियर है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, कुछ नोट पॉइंट आते हैं, ध्यान रखिएगा इनको। क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 1 नंबर में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जनरली ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है यानी सदिश गुणनफल होता है, ये क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय का मतलब जैसे मान लीजिए आप रूम लेके रहते हैं, आपके पास में चावल खत्म हो गया, आपके दोस्त के पास में आटा खत्म हो गया है। आपके पास चावल खत्म है, उसके पास में आटा खत्म है, उसके पास में चावल है और आपके पास में आटा है, आपने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन मान लीजिए शादी हो गई आप लोगों की, अब आप लोग जॉब पे हैं, ड्यूटी करते हैं, और आपकी वाइफ भी आ गई हैं। तो अब अगर आप एक्सचेंज करना चाहेंगे यहाँ पे चावल और आटे को, तो वाइफ कहेगी नहीं नहीं नहीं, वो चावल बेकार है, वो आटा बेकार है। वहाँ पे क्रम विनिमय नियम नहीं फॉलो होगा, मतलब एक्सचेंज वाला काम यहाँ पे नहीं फॉलो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों की जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होता है ये क्रम विनिमय नहीं होता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। कैसे नहीं होता इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। कैसे बदल जाती है बच्चों, देखिए ध्यान से आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको निकालना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये अगर आपको निकालना, कैसे निकालेंगे आप, ए बी साइन थीटा
एन कैफ। भाई एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है आपका ए और बी, ऐसे है। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ऐसे ही आपने हाथ रखा, ऐसे हाथ रखा बच्चों, ए के साइड में घुमाया ऐसे, तो अंगूठे की दिशा क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये। तो ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई एन कैप। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? अब आपको निकालना है बी क्रॉस ए। दूसरे केस में निकालना है आपको बी क्रॉस ए। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो भाई क्या होता है? ये भी वही होगा, बी ए साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आप ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे भाई, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अब भाई ये आपको क्या करना है? बी क्रॉस ए करना है, बी का ए में गुणा करना है, तो ऐसे रखेंगे अंगूठे को, ऐसे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे। यहाँ इस केस में ऐसा था, इस केस में आपने घुमाया तो अंगूठा बाहर की ओर था। इस केस में जब आप घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं भाई, ऐसे घूमेगा ना आपका हाथ, ये हाथ ऐसे घूमेगा, ये बी हो गया, नीचे ऐसे ए है ये, तो बी से ए करेंगे तो ऐसे घूमेगा, अंगूठा अब अंदर की ओर है, तो डायरेक्शन क्या हो गई? यूनिट वेक्टर की अलग हो गई, इसके ठीक अपोजिट। तो कैसा हो जाता है? माइनस एन कैप। इसीलिए बच्चों ये क्रम विनिमय नहीं होता। देखिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे क्या है? कुछ माइनस नहीं है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। तो ये पहला नियम है आपका, ये पहला नियम है, ये क्रम विनिमय नहीं होता है। एक नंबर का सवाल। आ जाओ अगला सवाल आपके समक्ष आता है। यहाँ पे इसी का टॉपिक है, यहाँ पे क्या है कि सदिश गुणनफल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि जैसे आप किसी मंदिर पे गए, आपके पास में लड्डू ढेर सारा है, आप बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रकार के हैं। ऐसे यहाँ पे भी है बच्चों, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वो दो और गरीब वेक्टर बी और सी हैं, दो और गरीब वेक्टर पी प्लस वेक्टर सी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए का बी के साथ गुणा, बी का ए का सी के साथ गुणा यहाँ पे बराबर होता है, यहाँ पे हो सकता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी भी हो सकता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी हो सकता है, पहले ए का बी के साथ, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी भी पॉसिबल है। तो इसीलिए कैसा होता है बच्चों? गुणनफल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकार का होता है। नेक्स्ट, ये बच्चों एसोसिएटिव भी होता है, साहचर्य भी होता है। एसोसिएटिव मतलब कि मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी हैं, और दो गरीब वेक्टर क्या हैं? सी और डी हैं, है ना? दो वेक्टर क्वांटिटी ए और बी हैं, और दो गरीब वेक्टर क्या हैं? सी और डी हैं। जैसे बात करें यहाँ पे, एक वेक्टर ए हो गया, ए प्लस बी ऐसे है, और दो गरीब वेक्टर क्या हैं यहाँ पे? सी और डी हैं, सी प्लस डी हैं। तो बारी बारी से जब हम इनके साथ गुणा करेंगे, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है। मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, पहले ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, फिर प्लस अब बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। ये संभव है, पॉसिबल। इसीलिए क्या होता है बच्चों? एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। अगर मान लीजिए दो समांतर सदिश है बच्चों, दो समांतर सदिश हैं, ऐसे पैरेलल वेक्टर हैं, दो पैरेलल वेक्टर है, ए और बी हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, समांतर सदिश हैं। समांतर सदिश के बीच का कोण क्या बनता है भैया? देखो कोण क्या बनना, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पे? 0 डिग्री। दो समांतर सदिश, इनके बीच कोई कोण बनेगा क्या? इनके बीच कोई कोण बनेगा क्या? तो भैया दो समांतर सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए बी साइन थीटा एन कैफ। साइन थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। तो ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ओ माय गॉड, ये तो बेहतरीन सा कंक्लूजन निकला कि दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है, शून्य होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों दो समांतर सदिश का क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कहानी क्या है बच्चों? दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है, यानी 0 होता है। क्या बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज शून्य।
अच्छा, इसका ठीक अपोजिट केस मान लीजिए, दो ऐसे बच्चों वेक्टर हैं आपके ए और बी, ए और बी हैं, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। भाई एक तो अपने समांतर देख लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी, अभी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। कोण क्या बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री बन रहा है। कोण क्या बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। अगर ये लंबवत है तो तब क्या होगा, अब भैया थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा यन कैफ। साइन थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे ए बी साइन 90 यन कैफ। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है बच्चों, तो ए बी यन कैफ विल बी द करेक्ट आंसर आपका। तो एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना निकल गया आपका यहाँ पे, कितना आ गया बच्चों, ए बी यन कैफ। और इस यन कैफ की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन बच्चों वही पेंच का नियम, ऐसे रखिए और झमाझम तरीके से घुमाइए, ऐसे इसको ऐसे रखिए और ऐसे घुमाइए, तो अंगूठे की जो दिशा होगी यहाँ पे, भाई ए पे आपने रखा, ए वाले पे, बी की तरफ में आपने घुमाया, तो ए पे हमने रखा, बी की तरफ ऐसे घुमाया, ए की तरफ रखा ऐसे और बी के साइड में ऐसे घुमाया। अंगूठे की जो डायरेक्शन है यहाँ पे, अंगूठे की जो दिशा है यहाँ पे क्या बताती है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है। तो बच्चों यही बोलता है आपका यहाँ पे कि दो लंबवत सदिश अगर है, परपेंडिकुलर वेक्टर, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर, यानी a इंटू बी, तथा दिशा दोनों के सदिश के तल के लंबवत होती है। भाई a और b हो गया, दोनों के परपेंडिकुलर होती है अंगूठे की डायरेक्शन जो है। क्लियर है ये बात सबको, ध्यान रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द किसके, प्लेन ऑफ द बोथ वेक्टर। भाई दोनों वेक्टर के कारण से एक प्लेन तैयार होगा, ये दोनों वेक्टर्स के कारण से ऐसे एक प्लेन तैयार होगा, एक ये प्लेन तैयार होगा, ऐसे सरफेस तैयार होगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो पेन की दिशा है यहाँ पे पेन की डायरेक्शन में होगी। क्लियर है बात सबको, यानी बोर्ड के बाहर की ओर, ध्यान रखेंगे सभी लोग इस बात को। आ जाओ अगला बात, यहाँ पे या तो दो अपोजिट वेक्टर अगर हैं, दो अपोजिट वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, एक वेक्टर ये हो गया एंड दूसरा वेक्टर ये हो गया, ए और बी हैं, दो अपोजिट वेक्टर ए और बी हैं, वेक्टर ए हो गया ये और ये वेक्टर बी हो गया। अपोजिट वेक्टर है मतलब कि यहाँ पे कोण क्या बनेगा, देखिए ये कोण क्या बनेगा, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा, देख लीजिए सॉल्व करके आप लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, रटना नहीं है बच्चों की हाँ रट रट के आप दिमाग का दही कर रहे, रटना बिल्कुल नहीं है। ए बी साइन थीटा यन कैफ, साइन थीटा का मान क्या है, पुट कर लीजिए, तो ए बी साइन 180 डिग्री यन कैफ। साइन 180 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी साइन 90 प्लस 90, भाई 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना, यन कैफ। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 हो गया। ओ माय गॉड, ये तो एकदम अलग ही बात आ गया। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। अब कॉस 90 का मान 0 होगा तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। भैया गुणा करोगे तो क्या होगा, ए बी गुणे 0 यन कैफ ऐसे है, तो किसी में भी 0 का गुणा करोगे तो 0 मान हो जाएगा उसका ना, तो पूरा का पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। ओ माय गॉड, क्या बेहतरीन सा कंक्लूजन निकला, क्या बेहतरीन सा कंक्लूजन निकला कि दो अपोजिट वेक्टर ए और बी हैं। अपोजिट मतलब कि क्या हो गया, ऐसे हैं एक दूसरे के, मैं डांस नहीं करूंगा, तात्या नहीं करने वाला बच्चों, ठीक है ना। एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है यहाँ पे, शून्य होता है। तो दो विपरीत सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर इज 0। ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे इस चीज को, इतनी सी बात सबको क्लियर है बच्चों, यहाँ पे क्लियर ना ये बात सबको। आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा कोई वेक्टर ऐसे बच्चों ए है, अगर ए का ए के साथ में गुणा कर ले हम लोग, वेक्टर ये ए है हमारा, ए का ए के ही साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करें, भाई
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कर लें तो इसका मान क्या होगा? क्या इन दोनों के बीच कोई कोण बनेगा क्या? भाई ए का ए के साथ कोई कोण बनेगा क्या? नहीं कोण बनेगा। तो भैया a इंटू ए साइन जीरो, a इंटू ए साइन जीरो एन कैप, क्योंकि थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। भाई थीटा यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा भैया? खुद का खुद के साथ में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब इसका मान 0 होता है। तो किसी सदिश का बच्चों, किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। वेक्टर इटसेल्फ इज 0। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। अब बच्चों यहाँ पे वो कहानी आ जाती है आपकी एक्स वाई जेड वाली, है ना? थोड़ा इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे 3 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ये 3 पॉसिबल डायरेक्शंस ये होती हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई, ये जेड होता है। एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आई कैफ है, ये यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैफ है। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपका? जे कैफ है, जे कैफ है। और जेड डायरेक्शन में क्या है? ये के कैफ है। एक्स डायरेक्शन में आई कैफ, वाई डायरेक्शन में जे कैफ और जेड डायरेक्शन में क्या है? के कैफ है। अगर बच्चों हम आपसे पूछे यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि अगर हम आई क्रॉस आई निकालें, भैया इस यूनिट वेक्टर का इसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, इसका इसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, इसका इसी के साथ में, तो इसका मान क्या होगा? यानी समान बच्चों यूनिट वेक्टर है हमारे, समान यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा? यानी आई क्रॉस आई अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? क्या आई का आई के साथ कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। आई का आई के साथ कोई कोण नहीं बनेगा। तो भैया आई का मान क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है? 1 इंटू साइन जीरो, साइन जीरो का मान क्या हो गया? 0। साइन जीरो का मान 0 मान हो गया। तो इस कारण से बच्चों आई क्रॉस आई बराबर क्या हो गया आपका? 0 हो गया। अब चाहे आप आई क्रॉस आई निकालो, जे क्रॉस जे निकालो, के क्रॉस के, सबका मान क्या होगा यहाँ पे बच्चों? 0 होगा। तो वेक्टर आई क्रॉस, कंक्लूजन क्या है? वेक्टर आई क्रॉस आई बराबर वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर बे जे इक्वल्स टू वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। इसका मान हमेशा क्या होगा मेरे भाई? 0 होगा। क्या होगा बच्चों? हमेशा हमेशा 0 होगा। आपने प्रूफ भी देखा भाई, क्यों? क्योंकि इनका आपस में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, एक साथ में जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि अगर हम यहाँ पे सेम कंडीशन अभी भी हो, सेम कंडीशन अभी भी हो, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उसी का उसके साथ में ना गुणा करके दूसरे के साथ में गुणा कर रहे हैं। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, x y z हो गया। x डायरेक्शन में हमने क्या माना था यहाँ पे? ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में क्या क्या था? इधर i कैफ, j कैफ एंड k कैफ यूनिट वेक्टर्स हैं। पीछे हमने i का i के साथ में किया था, j का j के साथ में, k का k के साथ में। अगर हम यहाँ पे i का j के साथ में गुणा करें, j का k के साथ में गुणा करें, k का i के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? भाई यहाँ ये भी तो पॉसिबिलिटी है बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना आप सभी लोग प्यारे साथी। क्या? अगर आप इस i का j के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, i का j के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा। आपने अपना हाथ ऐसे रखा, इस पे अपना हाथ ऐसे रखा, यह घुमाया j की तरफ, आई पे रखा और जे की तरफ घुमाया, तो ये अंगूठा क्या बताएगा? यहाँ पे अंगूठा क्या बताएगा कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। और बच्चों ये तीसरा जो एक्सिस हमारा जेड होता है, यही तो होता है यहाँ पे बाहर की ओर, यही तो होता है बच्चों बाहर की ओर, हाँ कि ना? भाई अगर आपको एक्स वाई जेड दर्शाना है इसमें, तो ये एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया आपके ऐसे, है ना? ये एक्स वाई हो गया। जेड कौन सा होगा? यही तो होगा जेड, जेड यही तो होगा बाहर की ओर, जेड यही तो होगा बाहर की ओर। अगर आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों, आपने ऐसे हाथ रखा और यूं घुमाया, अपना हाथ ऐसे रखा यूं घुमाया, अंगूठा ही तो दर्शाता है यहाँ पे कि बाहर की दिशा क्या होगी, यानी यूनिट वेक्टर की दिशा क्या होगी। और यहाँ पे अगला यूनिट वेक्टर क्या है आपका? भाई इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? के कैफ है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन है, उधर का यूनिट वेक्टर क्या है आपका? के कैफ है। इधर का यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? के कैफ है। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे करेंगे देखिए, अगर आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे आई क्रॉस जे कैप निकालना है, कोण क्या बनेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई का मान क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है? 0 होता है।
भाई परिभाषा यही है ना, एकांक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण क्या होता है, एक होता है, शून्य नहीं एक होता है, तो 1 इंटू 1, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90, और ये हो जाएगा आपका एन कैफ, एन कैफ हो जाएगा। तो भैया साइन 90 का मान भी 1 होता, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया आपका यहाँ से, आई क्रॉस जे बराबर क्या हो गया एन कैफ। और एन कैफ किसकी दिशा को दर्शा रहा है यहाँ पे, एन कैफ जेड डायरेक्शन की दिशा को दर्शाता है, और जेड डायरेक्शन में बच्चों यूनिट वेक्टर कितना है हमारा, के कैफ है। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मान क्या है, के कैफ है, तो बच्चों आई क्रॉस जे कैफ बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के कैफ के बराबर, आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा आपका के कैफ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन समझिए आप लोग, हमेशा ध्यान रखना ऐसे, जब भी आपके मन में कोई दुविधा पैदा हो, जैसे ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ठीक है। अगर आप साथियों यहाँ पे आई का जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो के बराबर आएगा, और के का आई के साथ लेंगे जे के बराबर आएगा, आई का बच्चों सॉरी जे का के साथ लेंगे तो आई आएगा हमेशा। क्या मतलब निकला यहाँ पे, अगर आप निकालेंगे आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के आएगा, के क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के निकालेंगे आप, जे क्रॉस के का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आई आएगा। और के क्रॉस आई अगर आप निकालेंगे, के कैफ क्रॉस आई कैफ निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ये जे कैफ आएगा आपका। कितना आएगा बच्चों, ये इतना मान आएगा आपका। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, आई जे तो के आएगा, जे के तो आई आएगा, के आई तो हमेशा जे आएगा। क्लियर है बात सबको, इतनी बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा। समझ में आ गया सबको, आ जाइए। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है बच्चों, मान लीजिए कि हमारे सामने दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी हैं, ऐसे दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी हैं, वेक्टर ए बराबर कुछ है, मान लीजिए कि कितना है ये जो ए वेक्टर है, कितना है ये ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ, ये दे रखा है आपको। और वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है, मान लीजिए बी एक्स आई कैफ बी वाई जे कैफ प्लस बी जेड के कैफ, ऐसे दे रखा है आप सभी लोगों को, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। और आपसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब कि भैया या सदिश गुणनफल निकाले तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर आपको निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं। एक नियम तो क्या कहता है कि भैया बारी बारी से सबके साथ गुणा करिए और गुणा करके दिमाग का दही बना दीजिए। ए का बच्चों पहले इसका साथ ए का इसके साथ गुणा करिए, फिर इसका साथ इसके साथ बारी बारी से गुणा करिए सबका, तो 3 3 6 3 9 टर्म बनेंगे। कितना बड़ा लोचा हो गया यहाँ पे, कितना बड़ा हो गया बच्चों ये सॉल्व करने में। एक छोटा सा मेथड आपके समक्ष आता है यहाँ पे, डिटरमिनेंट मेथड, यानी जिसे हम लोग कहते हैं सारणिक विधि, डिटरमिनेंट मेथड। ये मेथड क्या कहता है आइए समझते हैं इसके बारे में हम लोग। ऐसे बच्चों एक सारणिक बना लीजिए आप लोग, एक ऐसे डिटरमिनेंट बना लीजिए। ऊपर में क्या लिखिए बच्चों, ऊपर में आई जे के लिख दीजिए। ऊपर में क्या लिखिए आप लोग, आई कैफ जे कैफ और के कैफ लिख दीजिए। पहले बच्चों ए वाला टर्म, उसके बाद बी वाला टर्म, जैसे ए क्रॉस बी निकालना आपको तो ए वाला टर्म उसके बाद बी वाला टर्म। तो बच्चों आई कैफ के साथ में क्या है यहाँ पे आपका ए एक्स है, जे के साथ में क्या है ए वाई है, और के साथ में क्या है आपका यहाँ पे ए जेड है ना भाई, ए एक्स ए वाई ए जेड यही तो है आपके यहाँ पे, यही तो है ना, यही तो है ना। आई के साथ में क्या ए एक्स है, जे के साथ में ए वाई है और के साथ में ए जेड है। और दूसरा बच्चों बी एक्स यहाँ पे है आई के साथ में, तो ये बी एक्स हो गया। यहाँ पे कितना है बी वाई है, और यहाँ पे क्या है आपका बी जेड है। आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मान निकालना, किसका मान निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए। अब निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है वो तरीका, सबसे पहले बच्चों देखिए आई कैफ लिखिए और ढक लीजिए इसको। सबसे पहले आप आई कैफ लिख लीजिए और इसको ढक लीजिए। ढकने का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपने इसको कवर कर लिया, ऐसे आपने इसको ऐसे कवर कर लिया। आपने इसको क्या किया,
इसको कवर कर लिया आप, ये काम खत्म कर दिया यहाँ से आपने, ऐसे कवर कर लिया। अभी फिर ले आएंगे इसको वापस, कवर कर लिया इसको आपने, ठीक है ना। तो इसको कवर किया आपने, इसका इसके साथ गुणा, इसका किसका किसके साथ गुणा पहले करेंगे, देखो इसको आपने ढका, इसका इसके साथ में गुणा करेंगे, किसका, ए वाई का बी जेड के साथ में गुणा करेंगे, माइनस, देखो इसको ढक लिया हमने, इसका कोई काम नहीं है अब यहाँ पे, पहले इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, तो क्या बना आपका यहाँ पे, ए वाई बी जेड, कैसे, ए वाई का बी जेड के साथ में गुणा माइनस बी वाई का ए जेड के साथ में गुणा बी वाई ए जेड, ऐसे निकालना होगा मान। दूसरा क्या करिए, अब इसको ढकिए, माइनस साइन लगाइए यहाँ पे बीच में, माइनस जे कैफ, अब इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, ए एक्स का बी जेड के साथ में गुणा बी एक्स का ए जेड के साथ में गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, कैसे किया भाई, भाई जे को आपने लिखा और ढक लिया इसको, ए एक्स और ये बी जेड दिख रहा है यहाँ पे, तिर्यक गुणा करिए, बी एक्स का ए जेड के साथ में गुणा कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अगला क्या बच रहा है आपका, के कैफ वाला टर्म, तो प्लस में लिख करके के कैफ लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अब इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, ए एक्स का बी वाई में बी एक्स का ए वाई में तिर्यक गुणा करना है, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अगर इतनी सारी बात सभी बच्चों को क्लियर, तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग फटाफट से भाई कि हाँ सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है, थम्स अप करके बताएंगे मुझे, क्लियर ना। आ जाइए आगे बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो बात आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन। भाई वियोजन मतलब क्या हुआ, अलग करना, जैसे निब्बा निब्बी हैं उन दोनों को अलग करना तो वियोजन कहलाता है ये ना। और जब निब्बा निब्बी मिलते हैं तो क्या कहलाता है, योग कहलाता है, मतलब निब्बा निब्बी मिल रहे हैं, कपल बन रहा है ना। तो वियोजन क्या होता है बच्चों, वियोजन योग करने की विपरीत प्रक्रिया को, एडिशन की विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसी को वियोजन कहते हैं। एडिशन का जो ठीक अपोजिट प्रोसेस होता है वो वियोजन कहलाता है। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पर, एक वेक्टर ये है बच्चों एंड दूसरा वेक्टर ये ए है, ऐसे मान लीजिए दूसरा वेक्टर ये है। हम लोग ने योग में क्या किया था भाई, दोनों को ऐसे रखा और इसके बाद में ऐसे परिणामी बना लिया, योग कर लिया इनका, ये क्या कहलाता है, योग कहलाता है। वियोजन क्या कहलाता है, वियोजन के बारे में समझिए आप लोग। वियोजन का मतलब क्या होता है, दोनों को अलग करना भाई, इनके कंपोनेंट बनाना। जैसे मान लीजिए बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेक्टेंगुलर वियोजन करेंगे। कौन सा वियोजन करेंगे, रेक्टेंगुलर वियोजन करेंगे, यानी जिसे हम लोग कहते हैं आयताकार वियोजन। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके एक्सिस हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस हैं। कौन कौन सी एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस हैं ये, ठीक है ना। ये आपके एक्स और वाई एक्सिस हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन हो गया। एक बल है, कोई बल मान लीजिए कितना है, ये आर है, ये बल कौन सा कार्य कर रहा है, आर बल कार्य कर रहा है। ये आर बल ऐसे कार्य कर रहा है जो कि यक्स से थीटा कोण बनाता है, एक्स के साथ में थीटा कोण बनाता है, एक्स के साथ में थीटा कोण बनाता है। हमें इसको वियोजित करना है, कैसे वियोजित करेंगे आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग। सो बच्चों मान लीजिए हमने इसे लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, है ना। मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसे मान लीजिए भाई, हमने एज्यूम कर लिया ये ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है, ठीक है ना। आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यही वाला फार्मूला। तो ओ ए अपॉन में ओ बी, आधार कितना है, ये ओ ए है और कर्ण क्या है आपका ओ बी, तो ओ ए अपॉन में ओ बी, ओ ए अपॉन में ओ बी। तो ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ओ ए बराबर ओ बी कॉस थीटा,
और ओ बी बराबर किसके है बच्चों, ओ बी बराबर आर के है, तो ओ बी बराबर ओ ए बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका निकल करके आर कॉस थीटा। ओ माई गॉड, आर कॉस थीटा, ये एक्स डायरेक्शन है, इसे हम लोग 36 ही बोलते हैं यहाँ पे 36। और ये वाई है बच्चों, इसे ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, है ना। ओ ए बराबर क्या निकल गया आपका आर कॉस थीटा, नोट कर देते हैं यहाँ पे। ओ ए बराबर क्या आ गया, ये आर कॉस थीटा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ओ बी निकाल लेते हैं कितना आएगा, आ जाओ साइन थीटा बराबर लिख लेते हैं, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बच्चों ए बी अपॉन में ओ बी, यानी कि लंब बटे कर्ड, तो ए बी कितना हो गया, ए बी अपॉन में क्या हो गया लंब हो गया बच्चों, और ओ बी क्या हो गया आपका कर्ड हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ओ बी कॉस ओ बी साइन थीटा। भाई इसको इधर गुणा कर लिया हमने, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ओ माई गॉड, ये कितना निकल गया बच्चों आपका, इसके समांतर अगर लिख दें यहाँ पे हम लोग, कितना आ गया ये आर साइन थीटा। कंक्लूजन समझ में आया आपको, कंक्लूजन समझ में आया बच्चों। एक देखिए यहाँ पे सटा हुआ कंपोनेंट है, सटा हुआ है किसके साथ में, एक्स के साथ में, और एक हटा हुआ कंपोनेंट है। तो जब सटा हुआ निकालेंगे बच्चों, जब भी आप लोग, सटा हुआ कंपोनेंट हमेशा क्या होगा कॉस थीटा, और हटा हुआ कंपोनेंट हमेशा क्या होगा साइन थीटा होगा। यानी जब आप निकालेंगे एक्स डायरेक्शन वाला तो बच्चों कॉस थीटा, वाई वाला आपका निकल गया यहाँ पे साइन थीटा। एक और देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई बल पी है, ऐसे ये कोई बल पी कार्य कर रहा है, हमने आपसे पूछा बच्चों इस कंपोनेंट का मान बताइए, इस कंपोनेंट का मान, जबकि ये कोण क्या बन रहा है थीटा कोण बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये पी बल कार्य कर रहा है, सटा हुआ है, सटा हुआ तो क्या हो जाएगा ये पी कॉस थीटा, और ये हटा हुआ है तो ये हटा हुआ क्या हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। इतनी बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कल इसी का आप लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे लॉन रोलर में, एक जो रोलर होता है ना रोलर, उस रोलर में इसका आप लोग एप्लीकेशन देखेंगे, आपके सिलेबस में है वो टॉपिक। बहुत सारे टीचर तो छोड़ ही देते हैं बच्चे उसको, है ना। तो बच्चों ये था आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 11, जो कि आज हमने सेशन को कंप्लीट किया है ना। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को आप लोग। तो ये टॉपिक आपका था यहाँ पे वेक्टरों का वियोजन क्या होता है, यानी जोड़ने के विपरीत प्रक्रिया को, जो जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया होती है बच्चों उसी को वेक्टर का वियोजन कहते हैं। अगर हम किसी भी वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में वियोजित करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा बच्चों, वो नेट इफेक्ट जो आएगा, मतलब वो किसके बराबर आएगा जिसे हम वियोजित करेंगे, तो इस प्रक्रिया को वेक्टर का वियोजन कहते हैं। ये मैंने वियोजित करके आपको दिखाया भी। मान लीजिए कोई एक ओ है, इसको हम वियोजन अगर करें तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।